तो आते हैं पार्ट 2 में। ये वीडियो और फोटो का काम संभाल रहे उसके दोस्त विप्लव ने वीडियोस में जब देखा तो बताने के लिए सिर्फ एसएमएस ही कर पाया। और इत्रो ने इतने दिन अपने हनीमून पे अपने फोन को देखा तक नहीं था। वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर एक एक करके सारे मैसेजेस चेक किए तो देखा विप्लव के ढेर सारे मैसेजेस थे। सारे मैसेजेस पढ़े लेकिन सिर्फ शक ही था उसे। उसके इन मैसेजेस से कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। फ्लाइट लैंड होते के साथ ही पहला फोन औरित्रो ने विप्लव को ही किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। एयरपोर्ट से घर के रास्ते में ही था औरित्रो कि उसके पास एक लैंड फोन से फोन आया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई पुलिस इंस्पेक्टर की। उन्होंने पूछताछ करने के लिए औरित्रो को पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। औरित्रो ने पूछा कि किस मामले में बुला रहे हैं, तो कड़क सी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, जल्दी आइए, काम जरूरी है। औरित्रो ने कोमलिका को घर पे ड्रॉप किया और वहीं से पुलिस स्टेशन निकल पड़ा। पहुंचा तो पहला सवाल ही इंस्पेक्टर ने पूछा, विप्लव को कब से जानते हैं आप? उन्होंने इतने मैसेजेस क्यों किए आपको? औरित्रो वैसे तो शांत किस्म का इंसान था, लेकिन ऐसी बेतुकी बातें सुनकर थोड़ा चिढ़ गया था। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वो मेरा आज का नहीं, बचपन का दोस्त है। मुझे मैसेज नहीं करेगा तो क्या आपको मैसेज करेगा? और उसने मुझे मैसेज किया तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? मैं अभी अपने हनीमून से लौटा हूँ। शादी के बाद घर से पहले पुलिस स्टेशन में घुसा हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? इंस्पेक्टर समझ गया था कि कोई फायदा नहीं है ज्यादा गोलमोल बातें करने से। उसने साफ साफ कहा कि आपके दोस्त विप्लव की मौत 2 दिन पहले हो चुकी है। हालांकि उसकी मौत का कारण हार्ट फेल था, लेकिन आखिरी कुछ मैसेजेस आपके नंबर से आए थे और आपके नंबर पे गए थे, इसलिए हमने पूछताछ के लिए आपको यहाँ बुलाया। बाकी फॉर्मेलिटीज करके पुलिस ने थोड़ी देर के बाद औरित्रो को वापस छोड़ दिया। औरित्रो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। दिल से टूट चुका था ये सुन के कि उसका दोस्त विप्लव अब इस दुनिया में नहीं है। औरित्रो सीधा वहां से स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो भी एक औरित्रो के ही फ्लैट में बनाया हुआ था। रहने खाने सोने का पूरा इंतजाम था वहां, और सबके कपड़े भी थे वहीं पर। औरित्रो ने वीडियो चलाया तो वीडियो किसी नॉर्मल वीडियो की तरह ही था। वीडियो बार बार उसने देखा। जब कुछ भी नहीं मिला तो उसने खुद से कहा, मना करता था विप्लव को इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, मर गया ना यार। एक ही दोस्त था, वो भी चला गया। औरित्रो बुरी तरह से थका हुआ था। उसने कुछ देर पुरानी फोटोज वगैरह देखी और सोचा कि यहीं से नहा धोकर सीधा घर चला जाता हूँ। नहाकर फ्रेश होकर कमरे में लौटा तो शीशे के सामने कंघी कर ही रहा था कि पीछे वीडियो अपने आप चलने लगा, और शीशे में वीडियो काफी अलग था। वीडियो में अब उसे भी वो लड़की दिखाई दे रही थी और इत्रो तुरंत पीछे पलटा। वीडियो एकदम नॉर्मल था और इत्रो ने वापस शीशे में देखा तो उसे वो औरत वापस दिखाई दी। सारी औरतों ने जब उल्लू की ध्वनि को रोका तो वो लड़की उस भीड़ में अकेली उस उल्लू की आवाज को करती रही। और इत्रो ने पलट के देखा तो वीडियो में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उल्लू की आवाज आ रही थी। और इत्रो ने शीशे में देखा, लड़की अभी भी थी और उल्लू की आवाज भी थी। और इत्रो फिर वापस पलटा तो उल्लू की आवाज
और वो लड़की दोनों ही वीडियो में नहीं बल्कि उससे बस 2 इंच की दूरी पर थे। औरित्रो के दोस्त विप्लव की मौत की वजह हार्ट फेल थी, जिसकी वजह से औरित्रो को पुलिस ने रोक कर नहीं रखा और छोड़ने पर मजबूर हुई। औरित्रो वहां से निकलकर सीधे अपने उस फ्लैट में पहुंचा जहां उसने विप्लव के साथ मिलकर अपना एक स्टूडियो बनाया था। अपनी शादी का वही वीडियो उसने जब देखना शुरू किया तो उसे ऐसे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब आईने में देखा तो उस वीडियो में उसे एक लड़की दिखाई दी। पलट कर देखा तो वो लड़की टीवी पर नहीं थी, उसकी आंखों के एकदम सामने खड़ी थी। औरित्रो के पैर जैसे जम गए थे वहां। वो लड़की उसके और नजदीक आए जा रही थी और उल्लू की आवाज एकदम तेज होती जा रही थी। औरित्रो के पास वक्त बहुत कम था। उसने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत और ताकत इकट्ठी करी और वहां से भागा। दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे को खोलने की भरसक कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पलट कर देखा तो वो लड़की अब वहां नहीं थी। औरित्रो की धड़कन इतनी तेज थी कि इस सन्नाटे में उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एक घड़ी सांस लेकर जैसे ही औरित्रो ने अपनी आंख खोली तो उस लड़की का चेहरा सिर्फ 1 इंच दूर था उसके चेहरे से। औरित्रो जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी की छींटों से उसकी आंख खुली तो देखा कमरे में पुलिस वाले थे। औरित्रो कुछ बोले उससे पहले ही इंस्पेक्टर बोले, ऐसा है कि हम जानते थे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तुम्हारी चीख सुनते ही अंदर आए। अब बताओ चीखे क्यों थे तुम, बात क्या है? औरित्रो घबरा के कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही गिर गया था इसीलिए चीखा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा आया ही था कि औरित्रो उनसे पहले बोला, लेकिन यह आवाज औरित्रो की नहीं, एक अलग सी ही आवाज थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे देखकर बेहोश हुआ था। शक्ति से पूछे, सब बताएगा। इंस्पेक्टर को औरित्रो की ऐसी हरकत देखकर और भी तेज गुस्सा आया। उन्होंने औरित्रो को खींचकर 3-4 थप्पड़ मारे। तब कहीं जाकर औरित्रो ने बोलना शुरू किया, मैंने विप्लव को नहीं मारा था, उसने मारा है। वो हमारे साथ कॉलेज में थी और बहुत सुंदर थी, कभी हम में से किसी को भाव तक नहीं देती थी। विप्लव और मुझ में शर्त लगी थी कि जो इसको पहले पटाएगा वो शर्त जीतेगा। हम दोनों ने मिलकर कोशिश की और मेरा अफेयर भी हो गया, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से विप्लव के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि वो मुझसे नफरत करने लगे और उसके बाद आगे चलकर उसने सुसाइड कर लिया। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। औरित्रो को लेकर पुलिस जा रही थी तो रास्ता पार करते वक्त एक गाड़ी से टक्कर लगी। औरित्रो की मौत वहीं रास्ते पर मौका वारदात पर हो गई। लोग कहते हैं कि उस शादी के हॉल में जितनी भी शादियां हुई हैं, जहां औरित्रो की शादी हुई थी, वहां की हुई शादी कभी टिकती नहीं। औरित्रो और कमलिका की शादी
उस हॉल की और एक शादी थी जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। और इत्रो की जिंदगी में इतना सब कुछ क्यों हुआ ये हम सबके सामने है, पर उस हॉल के पीछे का राज आज भी एक राज बना हुआ है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।